अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन हम शुरू करते हैं और ये एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स का जो यूनिट नंबर 7 है उसका पार्ट 5 है। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन पढ़ी थी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन हमने पढ़ी थी। आज हम शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, जिसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक था रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन होता है और दूसरा होता है क्वेसी स्टडी डिज़ाइन होता है। तो दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन हम क्यों पढ़ते हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं कि इससे पहले जितनी भी डिज़ाइन हमने पढ़ी थी उसमें हम इंटरवेंशन नहीं करते थे, उसमें हम सिंपल साइज में चेंज नहीं लाते थे, कोई तगैयुर नहीं करते। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन में हम इंटरवेंशन करते हैं और उस इंटरवेंशन के फिर इफेक्ट्स हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में, कि पॉपुलेशन में उस इंटरवेंशन के इफेक्ट्स किया है, तो वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन में करते हैं। इसमें दो किस्म के स्टडी डिज़ाइन है, एक होता है रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन और दूसरा होता है क्वेसी स्टडी डिज़ाइन। रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में क्या होता है, एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन विच सब्जेक्ट आर इन अ पॉपुलेशन आर रेंडमली एलोकेटेड इनटू ग्रुप्स। जो हमारे पास सैंपल होता है, सब्जेक्ट का मतलब है सैंपल इन अ पॉपुलेशन जो हम लेते हैं, तो उसके हम ग्रुप्स बनाते हैं और वो ग्रुप्स हम रेंडमली एलोकेट करते हैं। जैसे कि पहले वाले में हम नॉन रेंडमाइज करते थे, हम अपनी मर्जी की करते थे कि ये वाला जो है ना इस ग्रुप में होना चाहिए और ये वाला इस ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास वो नहीं होता, इसमें हमारे पास रेंडमाइज स्टडी होता है कि हम जो है ना बगैर बाइसेस के, बगैर सिलेक्शन के हम उसको डिवाइड करते हैं। ये बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम रेंडमाइज भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूजुअली कॉल्ड स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स। इसमें दो ग्रुप्स हम बनाते हैं, एक होता है स्टडी ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। टू रिसीव एंड नॉट रिसीव एन एक्सपेरिमेंटल प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर। और ये हम ऑन द बेसिस ऑफ ये स्टडी और कंट्रोल ग्रुप हम इसका करते हैं कि इसमें एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई करते हैं, दूसरे को हम एक्सपेरिमेंटल प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो दोनों को फिर हम रिलेशन मालूम करते हैं कि किसने जो हमने प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई की थी उसके कितना असर हुआ उसमें। अच्छा, प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, या थेरेप्यूटिक प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किसमें हमने प्रोसीजर अप्लाई किया था वो कैसा है, किसमें नहीं किया था वो कैसा है। साथ में मैन्योवर, मैन्योवर क्या होते हैं कि स्केल्ड प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हेलमेट मैन्योवर। हेलमेट मैन्योवर क्या होता है, आपकी जो फॉर एग्जांपल कोई चोकिंग है, किसी की ट्रेकिया में जो है ना कुछ फंस गया है, तो फिर हम उसकी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसकी एब्डामिन पे, तो वो प्रेशर से जो है ना उसका जो चोकिंग वो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की जो स्केल प्रोसीजर्स होते हैं, तो जिसको हम स्केल प्रोसीजर जिस ग्रुप को अप्लाई करते हैं और जिस ग्रुप को ये मैनुअल प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है। और इंटरवेंशन, या जो इंटरवेंशन हम अप्लाई करते हैं, एक को हमने इंटरवेंशन दे दी दूसरे को नहीं दिया है, तो दोनों के दरमियान क्या लिंकेज हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी का मेन पर्पस होता है। अब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है, इसमें एक रेंडमाइज ग्रुप होता है, एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट वेरियस ग्रुप्स एंड रैंडम पैशन। आप जो ग्रुप्स बनाते हो तो आप ये कंफर्म करवाओगे कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, रैंडमली हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है इज यूज्ड टू कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको आप ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते, या जिसको आप जो एक्सपेरिमेंटल प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो आप अप्लाई नहीं करते, तो उसी के हिसाब से आप फिर जानने की कोशिश करते हो कि जिसको हमने अप्लाई की थी उसमें क्या डिफरेंस आ गया, जिसको अप्लाई नहीं की थी तो उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रायल्स क्या होता है, फिर आप इनमें ट्रायल्स करते हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्शन आप करते हो कि आपका जो था मेजर थी उसके असरात क्या आ गए। अच्छा, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, रेफरेंस पॉपुलेशन से आप टारगेट पॉपुलेशन लेते हो, जो आपका टारगेटेड पॉपुलेशन होता है, उसी टारगेटेड पॉपुलेशन में फिर आप सैंपल सेलेक्ट करते हो, सैंपल से फिर आप रैंडम एलोकेशन करते हो, एक आप इंटरवेंशनल ग्रुप बनाते हो और दूसरा आप कंट्रोल ग्रुप बनाते हो। फिर इंटरवेंशनल ग्रुप में भी लॉसेस हो सकती है, डेथ हो सकते हैं, माइग्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, और कंट्रोल ग्रुप में भी लॉसेस हो सकते हो, तो अलग बात है। लेकिन आप फिर इन दोनों में मालूम करते हो कि इसमें आउटकम्स क्या आ गई कंट्रोल ग्रुप में और इसमें आउटकम क्या आ गई, दोनों को फिर हम कंपेयर करते हैं इंटरवेंशनल और कंट्रोल ग्रुप की। अच्छा, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके 3 कैरेक्टर होनी चाहिए। पहला वाला करेक्टर रेंडमाइजेशन, पहला करेक्टर इसका होता है द रिसर्चर टेक्स केयर टू रेंडमली असाइन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब ये जो आप ये जो ग्रुप सेलेक्ट करते हो, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपके रेंडमली सेलेक्टेड हो। आप जो सब्जेक्ट या जो सैंपल उसको डिजाइन करते हो तो वो विदाउट बाइसिंग हो, विदाउट सिलेक्शन हो, रैंडमली आप सेलेक्ट करते हो। ईच सब्जेक्ट इज गिवन इन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइन्ड टू ईदर ग्रुप। आप हर एक ग्रुप को या हर एक सब्जेक्ट को या हर एक सैंपल को इक्वल चांस देते हो कि आप इस ग्रुप में जाना चाहते हो या इस ग्रुप में, तो इक्वल चांसेस होती है, सिलेक्शन वगैरह इसमें नहीं होगा। दूसरा,
दूसरा करेक्टर क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। द रिसर्चर इंट्रोड्यूस वन और मोर कंट्रोल ग्रुप टू कंपेयर विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आप प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते, ये सिर्फ आप इसलिए करते हो कि आप जो है ना फिर स्टडी करो कि कंट्रोल ग्रुप को हमने अप्लाई नहीं किया था और जिसको अप्लाई किया तो दोनों के दरमियान क्या लिंकेज है। मैनिपुलेशन, फिर आप मैनिपुलेशन एक ग्रुप में करते हैं और ज़्यादातर हम रेंडमाइज जो स्टडी ग्रुप हमारा होता है तो उसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन क्या होता है, द रिसर्चर डज समथिंग टू वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इन द स्टडी। स्टडी में जो वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है तो उसमें रिसर्चर्स कुछ करते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करते हैं, इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं या कुछ और चेंजेस करते हैं और फिर उसी के एपेक्स जो है ना वो पढ़ते हैं। ओके, नो द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज देयर बाय रेंडमाइजेशन ऑफ कंपाउंडिंग वेरिएबल। अब आपका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी का स्ट्रेंथ किस चीज़ पे इन्हिसार करता है, वो आपके रेंडमाइजेशन पे इन्हिसार करता है कि आपका जो कंपाउंडिंग वेरिएबल है, कंपाउंडिंग वेरिएबल हम उस वेरिएबल कहते हैं ना जो आपके डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को मुतासिर कर सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपका डिजीज डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्सपोजर है। तो एक्सपोजर और डिजीज दोनों को जो वेरिएबल अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज हो गया या सेक्स हो गया, मेल फीमेल हो गई, मेल फीमेल हो गया, ये एज स्मॉल एज लार्ज एज, तो ये क्या होता है, ये दोनों को अफेक्ट करते हैं। तो आपने इन दोनों को मिक्सअप करना है। ये जो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स है ना, इन दोनों को आप रेंडमाइजली मिक्सअप करोगे तो तभी जो है ना आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है ना वो स्ट्रेंथन होगा। तो ये इस पे इंसार करते हैं कि आपने कितना रेंडमाइजेशन किया, और ये हम बाद में पढ़ते हैं कि आप कंपाउंडिंग वेरिएबल को आप किस तरह के रेंडमाइज कर सकते हो। ओके, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वी बिगिन विद द डिफाइंड पॉपुलेशन। सबसे पहले आपके पास डिफाइंड पॉपुलेशन होगा। सब्जेक्ट एंड द स्टडी पॉपुलेशन आर रेंडमली एलोकेटेड टू इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप। फिर जो सब्जेक्ट आपके पास होता है तो वो स्टडी और स्टडी ग्रुप, वो स्टडी ग्रुप में आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं तो वो आपने रेंडमली एलोकेट की हुई होगी। इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप, इंटरवेंशन टू एलोकेटेड एंड इंटरवेंशनल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। तो आपके जो इंटरवेंशनल ग्रुप होता है और जो एलोकेटेड कंट्रोल ग्रुप होता है तो दोनों में आप स्टडी पॉपुलेशन को रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंड द रिजल्ट आर असेस बाय कंपेयरिंग आउटकम्स। और जो रिजल्ट होता है तो दोनों के आउटकम्स को आप कंपेयर करोगे, कंट्रोल ग्रुप, रेंडमाइज ग्रुप, दोनों में हम फिर वो करते हैं रेंडमाइज स्टडी ग्रुप। द बेसिक डिज़ाइन ऑफ आरसीटी इज गिवन बिलो। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का बेसिक डिज़ाइन जो है ना वो ये वाला है कि सबसे पहले आप स्टडी पॉपुलेशन को लेते हो, जिस और स्टडी पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हो, फिर सैंपल पॉपुलेशन को आप रेंडमाइज करते हो दो ग्रुप्स में। एक आपके पास स्टडी ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। स्टडी ग्रुप आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप आपका कंपैरिजन ग्रुप होता है जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं लाते, लेकिन इसके साथ कंपैरिजन के लिए आप ये यूज़ करते हो। अच्छा, फिर स्टडी ग्रुप में आप फर्स्ट डेटा कलेक्शन बिफोर इंटरवेंशन आप डेटा कलेक्ट करते हो। सेम इज द केस ओवर हियर कि सबसे पहले आप इधर जो है ना स्टडी ग्रुप में जो होता है उधर भी आपने वही करना होता है कि डेटा कलेक्ट करना है। अच्छा, फिर आप मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन करते हो। इधर जो है ना आपका कोई मैनिपुलेशन इंटरवेंशन नहीं होता, वो ग्रुप ऐसे आ रहा है। फिर इधर जो है ना लास्ट डेटा कलेक्शन, आफ्टर द इंटरवेंशन डेटा कलेक्ट करते हो। फिर जो है ना आप इधर डेटा कलेक्ट करते हो कि इन दोनों में क्या चेंजेस है या नहीं और इन दोनों में क्या चेंजेस है या नहीं। इन डेटास को फिर आप कंपेयर करते हो कि यहाँ पे मैंने इंटरवेंशन किया तो कितना असर आ गया, इधर इंटरवेंशन नहीं किया था तो इन लोगों में क्या असर आ गया, तो दोनों को फिर आप कंपेयर करते हो। ओके, अच्छा, एलोकेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट रेंडमाइजेशन। तो एलोकेशन आप किस तरह करते हो, सबसे पहले रैंडम हम किसको कहते हैं, गवर्न बाई चांस। वो चीज़ जो चांस बाई चांस वो अकर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको रैंडम कहते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। रेंडमाइजेशन फिर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू हम रैंडमली चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रुप बाई चांस, जब आप ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन। ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज़ द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, और आप हर एक सैम्पल यूनिट को सेम चांस ऑफ सिलेक्शन दोगे। ये नहीं है कि इसको ज़्यादा चांस, इसको जो है ना मेरा फोकस ज़्यादा, इसको कम है, तो ये फिर आपका स्टडी इफेक्ट करता है। ओके, तो आप क्या करोगे, सेम चांसेस दोनों को आप दोगे। फिर इसके बाद जो है ना आता है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन क्या है, तो रेंडमाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप इज डन बाय चांस विदाउट द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट हु इज इन व्हाट ग्रुप। तो इसमें आप प्रेडिक्शन नहीं करते कि किसको कौन सी ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट आप एलोकेट करते हो तो एलोकेशन आपका होगा बेस्ड ऑन द बाई चांस होगा, आपका रैंडम नहीं होगा, बाई चांस होगा। इसमें किसी किस्म का कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा। पर्पस ऑफ रेंडमाइजेशन क्या होता है, इसमें एक होता है प्राइमरी पर्पस, दूसरा होता है सेकेंडरी पर्पस। रेंडमाइजेशन का प्राइमरी पर्पस ये है कि आप बाइसेस को प्रिवेंट करो इन एलोकेटिंग सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप्स, अवॉइड प्रेडिक्टेबिलिटी को आप जो है ना ख़त्म करो। ये रेंडमाइजेशन का मेन गोल है कि आप ये ख़त्म करो कि हु इज़ इन व्हाट ग्रुप, किसको किस ग्रुप में होना चाहिए, तो ये आपके जहन में मुकम्मल आ ही ना जाए। आपका
स्टडी फिर तभी स्ट्रेंथन होगा जब आप कितना जो है ना आप रेंडमाइजेशन आपने की है। दूसरा सेकेंडरी पर्पस ये है कि अचीव कंपेरेबिलिटी बिटवीन द ग्रुप्स, देयर इज नो गारंटी कि इन दो ग्रुप्स में कोई चेंजेस आ गए हैं या नहीं। कंपैरिजन आप करते हो कि चेंजेस इंटरवेंशन की वजह से चेंजेस आ गए हैं या नहीं, तो ये आपको गारंटी नहीं देता कि चेंजेस वाकई में आए हुए होंगी। बहुत सी ऐसी कंडीशन होता है जिसमें चेंजेस नहीं आती है, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका इंटरवेंशन नाकाम हो गई। कंडीशन ऐसी होती है कि आप जो चाहते हो इसी तरह की इंटरवेंशन से उसी तरह चेंजेस आते हैं, तो फिर आप जो है ना आपके इंटरवेंशन कामयाब होते। तो ये आपको गारंटी नहीं देता कि ज़रूरी है कि चेंजेस आ जाए, लेकिन चेंजेस का अपने कंपैरिजन करना होता है कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क आया है आफ्टर द इंटरवेंशन। ओके, अच्छा रेंडमाइजेशन फिर हम करते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था स्ट्रेटिफाइड का। तो स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन आप किस तरह करोगे? तो स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन जिसको हम कंपाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, कंपाउंडिंग वेरिएबल या स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन आप कंपाउंडिंग वेरिएबल्स की ही हम स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन करते हैं। इसमें हम स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्रेटा हम उसी ग्रुप को कहते हैं जो ग्रुप सेम करेक्टर की आप एक ग्रुप में डाल दो, सेम करेक्टर के आप दूसरे ग्रुप में। फॉर एग्जांपल ये आपने मेल का ग्रुप बना दिया, इसका सेम करेक्टर है, ये आपका फीमेल ग्रुप हो गया, ये सेम करेक्टर वाली, तो ये दोनों आपके पास क्या हो गई? स्ट्रेटा हो गई। एज रैंडम असेसमेंट विद इन ग्रुप्स डिफाइंड बाय पार्टिसिपेंट करेक्टरिस्टिक्स, ये हम पार्टिसिपेंट के करेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है ना इसको हम डिवाइड करते हैं, सच एज एज और डिजीज सेवरिटी। इसमें एज के हिसाब से हम मालूम करते हैं कि ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, ये मेल है, ये फीमेल है, या डिजीज सीवियरिटी की, इसमें जो है ना ये माइल्ड हाइपरटेंशन है, इसको जो है ना मॉडरेट हाइपरटेंशन है। तो ये फिर क्या होता है? ये फिर आपका डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी इसी के बेस पे भी आप डिवाइड करते हो। इंटेंडेड टू इंश्योर गुड बैलेंस ऑफ दीज फैक्टर्स अक्रॉस इंटरवेंशन ग्रुप, और ये आप क्यों करते हो कि इन दोनों के दरमियान गुड बैलेंस आ जाए, इन दोनों के दरमियान गुड बैलेंस आ जाए इंटरवेंशनल ग्रुप में, कि इसको आप जो इंटरवेंशन अप्लाई करते हो, इसको आप इंटरवेंशन अप्लाई करते हो, तो इसमें बैलेंस हो, बैलेंस बिटवीन स्ट्रेटा होमोजीनियस ग्रुप। ये ग्रुप्स क्या होगी? इन दोनों के दरमियान बैलेंस होगा कि ये मेल है फीमेल है। होमोजीनियस मतलब सेम करेक्टर वाली ग्रुप होगी। ये वाला जो आप इधर डालते हो तो इसकी सेम करेक्टर होगी, इसकी सेम करेक्टर होगी, तो फिर अब दोनों को अलग अलग ग्रुप बनाते हैं जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। अच्छा, तो ये स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन है। इधर आप देखिए आपके पास 1000 पेशेंट हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रेटिफाई किया बाय जेंडर, तो जेंडर में आपके पास ये हो गई 600 मेल्स 400 फीमेल्स। ये मेल्स का स्टेटा हो गया, ये फीमेल का स्टेटा हो गया। फिर इस मेल के स्टेटा को बाय एज आपने डिवाइड किया, तो ये बाय एज स्टेटा हो गया 300 यंग हो गए और 240 ओल्ड हो गए। ओके, तो ये स्ट्रेटिफाइड बाय एज हो गई। ये फिर आपने फीमेल को भी स्ट्रेटिफाइड बाय एज के 300 यंग 100 ओल्ड हो गई। फिर आप रेंडमाइजेशन, आप जो स्ट्रेटिफिकेशन आपने किया उस स्ट्रेटा को आप रेंडमली जो है ना वो करते हो, रेंडमाइज करते हो, ताकि आपके पास जो रेंडमाइजेशन का जो असल वो होता है, हमारा गोल होता है, वो अचीव हो जाए। तो इन सारों को जो है ना फिर आपने यंग वालों को इधर लेके आया, ओल्ड वालों को इधर लेके आया, ओल्ड आपने इधर लेके गई, ओल्ड इधर भी लेके आए, तो फिर ये आपने रेंडमली जो है ना ये किया रेंडमली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इन स्ट्रेटा को, तो तभी जो है ना आपके पास ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने एक्चुअल रेंडमाइजेशन वो की है। तो ये न्यू ट्रीटमेंट फिर आप एक ग्रुप इधर आ गया, एक ग्रुप इधर आ गया, इसको आप फिर इंटरवेंशन अप्लाई करोगे, इसको आप फिर इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करोगे, और एट द एंड में फिर आप देखोगे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसमें क्या चेंजेस आए हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन। गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन क्यों कहते हैं? और गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन ऑफ स्टडी डिज़ाइन बिकॉज द पोटेंशियल फॉर बाइसेस सिलेक्शन इनटू ट्रीटमेंट इज अवॉइडेड। अब इसमें हमने बाइसेस को ख़त्म किया कि आपने जो है ना इस मेल को आपने इस ग्रुप में सेलेक्ट करना है, फीमेल को इस ग्रुप में सेलेक्ट करना है, छोटों को इस ग्रुप में, बड़ों को इस ग्रुप में नहीं, सारों को हमने रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसी वजह से इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और करेक्टर तो इसका हो गया रेंडमाइजेशन। दूसरा इसमें हम करते हैं ब्लाइंडली एनआरसीटी, ब्लाइंडिंग एनआरसीटी, या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आप चीज़ों को छुपाते हो। उस छुपाने का मकसद क्या होता है? तो आप इधर देख ली, ब्लाइंडिंग एंड रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब हमारे पास जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं ना, तो उसका एक खास इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना वो क्या है? वो ब्लाइंडिंग है, चीज़ों को छुपाना। किस तरह? द टर्म ब्लाइंडिंग मास्किंग रेफर टू कीपिंग
ट्रायल्स, आप जो ट्रायल आप करते हो या जो इंटरवेंशन आप अप्लाई करते हो, तो वो इंटरवेंशन आप उन लोगों से छुपाते हो। आपके पास जो केयरगिवर होता है जो इंटरवेंशन को देते हैं, या जो वो होता है रिसीवर होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो उधर डेटा कलेक्टर होता है, तो उन लोगों से आप उन चीज़ों को छुपाते हो कि मैंने आपको क्या दिया है, आपने पेशेंट्स को क्या देना है और पेशेंट भी किस तरह असर करेगा, तो ये चीज़ें आप उससे छुपाते हो। ओके, तो ये आप छुपाते क्यों हो, इधर आप देख ली। ब्लाइंडिंग रेफर टू कीपिंग ट्रायल, जो ट्रायल आप करते हो वो आप कीप करते हो या ब्लाइंड करते हो किससे, पार्टिसिपेंट से। तो सिर्फ एक पार्टिसिपेंट जब आप ब्लाइंड करो तो उसका हम सिंगल ब्लाइंडिंग कहते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर से, पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों से, जो ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, दोनों से आपने छुपा ली तो डबल ब्लाइंडिंग हो गया। फिर अगर आपने तीनों से, और एसेसर मीन दोज हु कलेक्टिंग द डेटा कलेक्टर जो होते हैं, तो आपने अगर तीनों से आपने छुपा ली तो फिर आपका पास ट्रिपल ब्लाइंडिंग हो गया। अनअवेयर ऑफ एन असाइन्ड इंटरवेंशन, अब इन तीनों को आप असाइन्ड इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन आप देते हो पेशेंट को, तो उससे आप अनअवेयर रहते हो, सो दैट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट नॉलेज। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इन लोगों को इन चीज़ के बारे में पता न चल जाए, इसके नॉलेज के बारे में इस लोगों को पता न चले, और उसी के बिहाफ पे वो काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हो और उस काम का आपका नतीजा का पता हो, तो फिर आप क्या करोगे। अब इधर जो है ना आपको कोई कहे कि ये वाली आपके पास जो है ना मैंने चीज़ें दी है, ये रेड है, वाइट है और ब्लू है, इससे जो है ना आपको वो कहे कि इससे आपने जो है ना इससे आपने जो है ना जो चीज़ें ज़्यादा हो तो आपने सेलेक्ट करनी है। और सबसे पहले आपसे पता हो कि आपके पास जो है ना रेड ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली रेड को जो है ना कम्युलेट करोगे और बाकी को आप इधर छोड़ दोगे, बाकी का हिसाब आप नहीं लगाओगे ना, जब आपके पास ऑलरेडी पता होता है कि रेड आपके पास ज़्यादा है। लेकिन इधर आउटकम्स को वो इनसे छुपाते हैं, मतलब उनको नहीं कहती कि आपके पास रेट ज़्यादा है, न पेशेंट को कहते हैं न हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर जो है ना वो सारों को, ये रेड को भी जो है ना वो शुमार करते हैं, ब्लू को भी शुमार करते हैं, ग्रीन को भी शुमार करते हैं, फिर इनमें जो है ना उसको पता चलता है कि कौन सा वाला ज़्यादा था। तो ये इसका एक क्या है बेनिफिट्स है कि आपने तीनों को शुमार किया, तीनों से जो है ना फिर आपने ये किया कि कौन सा वाला आपके पास ज़्यादा है, तो आपके पास एक्चुअल डेटा या रियल डेटा जो है ना आपके पास मोर एक्यूरेट आएगा। लेकिन जब आपने रेट को डायरेक्टली अलग किया, तो हो सकता है कि जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन गलत हो, तो आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो है ना हम इंटरवेंशन को छुपाते हैं इन तीनों से, ताकि वो जो काम करे, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, तो वो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसी बेस पे ना करे कि उसके दरमियान में ऑलरेडी आउटकम हो, और उसी के बेस पे वो उन चीज़ों को सेलेक्ट करते हो जो उस इन्वेस्टिगेशन या उस आउटकम से रिलेटेड हो, तो और बाकी को छोड़ते हो, तो फिर एक्चुअल रिजल्ट जो है ना वो नहीं आ सकता है। तो इसी वजह से जो है ना हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम छुपाते हैं, ब्लाइंडिंग करते हैं पार्टिसिपेंट से, इन्वेस्टिगेटर से या एसेसर से। ओके, अच्छा, ब्लाइंडिंग प्रिवेंट्स बाइस एट सेवरल स्टेजेस ऑफ ट्रायल। ये क्या होता है, ये बाइसेस को जो है ना वो ब्लाइंडिंग जो है ना बाइसेस को प्रिवेंट करता है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप फिर बाइसिंग नहीं करते, जो आपकी मर्जी की चीज़ होता है, जो आपके आउटकम से रिलेट होता है, उसको आप उठाते हो और बाकी को नहीं उठाते, तो ये आपने बाइसिंग की। आपका स्टडी फिर हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो और उसकी बिहाफ पे आपने आउटकम्स को देखे हो, और आपका आउटकम या आपका जो स्टडी है वो ख़राब हो जाए बाइसिंग की वजह से। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना है मास्किंग ब्लाइंड। तो मास्किंग और ब्लाइंडिंग इज यूज टू इंक्रीज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द रैंडमाइज स्टडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उस बंदे की ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब है कि उसके जो गोल्स होते हैं, तो उस गोल्स को हासिल करने के लिए उसका जो एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी को जो है ना वो इंक्रीज करते हैं कि आपने पहली तीनों चीज़ों को या हर एक एस्पेक्ट को आपने स्टडी किया, उस एस्पेक्ट से फिर आपको पता चला कि इनमें रिजल्ट क्या आ गया। पहले से जो है ना आपने सिर्फ उस एस्पेक्ट को स्टडी नहीं किया जो रिजल्ट का था, क्योंकि आपके रिजल्ट का पता नहीं था, आपसे रिजल्ट ब्लाइंड किया गया था, तो आपने हर एस्पेक्ट को स्टडी किया। तो ये ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करता है और प्रीजुडिस को या तरफदारी को या बाइसेस को जो है ना वो कम करता है। ओके, सब्जेक्ट हु कैन बी मास्क और ब्लाइंडेड, कौन कौन सी लोगों को आप मास्क कर सकते हो। तो पार्टिसिपेंट को आप मास्क करते हो, उनको आप नहीं बताते कि आप पे क्या ट्रायल हो रही है। केयरगिवर को आप नहीं बताते कि क्या ट्रायल हो रही है, किन चीज़ों को हमने फाइंड करना है, लेकिन उसको आप सिर्फ ये बताते हो कि आप
जो इंटरवेंशन करती हो उसकी क्या असरात निकलते हैं, हमें सिर्फ वो बता दो। ये ना बता दो कि ये चीज़ जो है ना उसके साथ रिलेट होता है या नहीं होता है, आउटकम्स का आप उसको नहीं बताते। डेटा कलेक्टर्स एसेसर्स ऑफ द आउटकम, मतलब जो डेटा कलेक्टिंग करते हैं या आउटकम को कलेक्ट करने वाले होते हैं उनको भी आप नहीं बताते। डेटा एनालिस्ट फिर जो डेटा को एनालाइज करते हैं उनको भी आप नहीं बताते। और इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करता है इन सारे सिस्टम को, तो उसको भी आप नहीं बताते। तो ये आपका क्या होता है, मास्किंग होता है इन लोगों से। अब लेवल ऑफ मास्किंग या ब्लाइंडिंग क्या होता है, नॉन ब्लाइंडेड वो सारे पीपल से, सारे पीपल को आप चीज़ों को एक्सपोज करो कि ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, इसका आउटकम इस तरह की आएगा, हो सकता है नहीं हो सकता, ये नॉन ब्लाइंडेड होता है। सिंगल ब्लाइंडेड जब आप सिर्फ जो है ना पार्टिसिपेंट से आप चीज़ को या इसमें इनमें से किसी एक से आप छुपा लो, सिंगल ब्लाइंडेड। डबल ब्लाइंडेड जब इनमें से किसी दो से आप छुपा लो, डबल ब्लाइंडेड। ट्रिपल ब्लाइंडेड जब आप इनमें से किसी तीन से छुपा लो तो फिर वो क्या होता है, ट्रिपल ब्लाइंडेड होता है। ओके, अब ये ब्लाइंडिंग में आपके पास आता है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या चीज़ होता है जो आप ब्लाइंडिंग में यूज़ करते हो और आप इनको नहीं बताते कि ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या है। तो प्लेसिबो एक ऐसा चीज़ होता है फ्रॉम लैटिन वर्ड आई विल प्लीज, एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन थेरापी या केमिकल सोल्यूशन, पेल एटसेट्रा। तो ये ऑपरेशन थेराप्यूटिक या केमिकल सोल्यूशन होता है और ये एक ऐसा सोल्यूशन या एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड एज ए वर थेरेपी। इसका शक्ल ऐसा होता है जिसका वो थेरेप्यूटिक, जब मेडिसिन आप देते हो, फॉर एग्जांपल पेनाडॉल का एक टेबलेट है और उसी पेनाडॉल के टेबलेट की तरह आपने एक कोई और चीज़ बना ली जिसका जायका वगैरह सब कुछ उसी की तरह था, लेकिन उसमें जो केमिकल्स असल में पेनाडॉल की टेबलेट्स में थी वो उसी टेबलेट्स में नहीं होते, उसका असर उसी तरह नहीं होता, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैंने पेनाडॉल टेबलेट खा लिया और वो असल में पेनाडॉल टेबलेट नहीं होता। तो पेशेंट खुश होता है कि मैंने डोज ले ली, लेकिन असल में उसको डोज नहीं दिया गया है, उसको एक प्लेसिबो दिया गया है जिसका शक्ल उसी पेनाडॉल टेबलेट्स की तरह था। तो ओके, ये अब इस तरह वो देते हैं इनको, बट विच हैज़ नो थेरेप्यूटिक वैल्यू अदर देन द प्लेसिबो इफेक्ट। तो इसका थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट मतलब ये है कि वो प्लीजिंग वाला इफेक्ट होता है कि पेशेंट खुश होता है कि मैंने टेबलेट्स ले ली लेकिन असल में उसने नहीं लिया हो। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट, तो इसी के थ्रू हम मास्किंग या ब्लाइंडिंग कर सकते हैं कि आप पेशेंट को नहीं बताते कि आपको क्या दिया गया है। ओके, अच्छा, फिर नसीबो क्या होता है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते एज ए ट्रीटमेंट लाइक अ प्लेसिबो बट विच इज़ हार्मफुल। तो ये भी प्लेसिबो की तरफ होता है लेकिन इसकी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अनएथिकल होते हैं। हमारी इस क्या होते हैं, हमारी इस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये अनएथिकल होते हैं क्योंकि पेशेंट को अपने बारे में पता नहीं होता कि मुझ पर क्या हो रहा है, केयरगिवर को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें अनएथिकल होते हैं, लेकिन ये इसके रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके हमारे पास फिर बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं कि आप जो है ना बाइसिंग को आप ख़त्म कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो अब ये हो गया उसका। अब टाइप्स ऑफ ब्लाइंडिंग में आता है सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग और ट्रिपल ब्लाइंडिंग। जो मैंने आपको बताया, सिंगल ब्लाइंडिंग में द सब्जेक्ट्स आर नॉट नोइंग द ग्रुप टू विच दे आर बिलोंगिंग। सब्जेक्ट को पता नहीं चलता कि मैं कौन सी ग्रुप में हूँ, कौन सी इंटरवेंशन मुझ पर हो रही है, कौन सी एक्सपेरिमेंट मुझ पर हो रहे हैं, सब्जेक्ट को पता नहीं चलता। डबल ब्लाइंडेड में न सब्जेक्ट को पता चलता है न केयरगिवर को पता चलता है। और ट्रिपल ब्लाइंडेड में न सब्जेक्ट को पता चलता है न केयरगिवर, नर्स और डॉक्टर है उसको भी पता नहीं चलता, और द पर्सन डूइंग एनालिसिस नॉट अवेयर अबाउट। और जो लोग एनालिसिस करते हैं या जो डेटा कलेक्टर होते हैं तो उनको भी पता नहीं चलता। तो तीनों को पता नहीं चलता, इसको हम कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंडेड ट्रायल्स। अब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के एडवांटेजेस क्या है, एक्सपोजर इन अंडर कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहले वाला एडवांटेज ये कि जो एक्सपोजर होते हैं ये आपकी कंट्रोल में होते हैं। मतलब जो इंटरवेंशन आप करते हो ना, तो इंटरवेंशन का आपको पहले से पता होता है कि इस इंटरवेंशन को कौन सी तरफ ये इंटरवेंशन जा सकती है, कितनी हद तक जो है ना ये पेशेंट को मुतासर कर सकता है, इसकी साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है। तो फिर उसको आप कंट्रोल में रखते हो। अगर वो अपनी हदूद या अपनी लिमिट से आगे जाता है, वो एक्सपोजर पेशेंट को ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं, तो फिर आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो। तो इसकी एडवांटेज है। ड्यू टू रेंडमाइजेशन बोथ इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अब ये रेंडमाइजेशन का फायदा ये होता है कि आपके पास जो कंट्रोल ग्रुप होता है और जो इंटरवेंशन ग्रुप दोनों की सेम कैरेक्टर होते हैं। बाय ब्लाइंडिंग द स्टडी द ऑब्जर्वर एंड सिलेक्शन बायसेस कैन बी एलिमिनेटेड। स्टडी की ब्लाइंडिंग की वजह से जो ऑब्जर्वर होता है और जो सिलेक्शन बायसेस होते हैं दोनों को आप खत्म करते हो, जो हमने डिटेल से बताया है। प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड कंडक्टेड इट कैन रिड्यूस द कंपाउंडिंग। अब अगर आप प्रॉपर्ली उसको डिजाइन करो, कंडक्ट करो, तो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो वो वेरिएबल जो दोनों डिजीज और आउटकम, डिजीज और एक्सपोजर दोनों का अफेक्ट करते हैं, तो वो कंपाउंडिंग वेरिएबल आप खत्म कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था। और उधर वो डायग्राम में हमने डिस्कस किया कि कंपाउंडिंग वेरिएबल्स को आप किस तरह की मिक्सअप करवा सकते हो। ओके,
फिर कैन कंफर्म और रिप्यूट एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, इसी के थ्रू जो है ना आप एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को आप कंफर्म भी कर सकते हो और रिप्यूज भी कर सकते हो, क्योंकि आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करो, इसके इन में जो नतीजा आएगा तो आपको पता चलता है कि वाकई में इसका एक्सपोजर का आउटकम के साथ रिलेशन है या नहीं है। कैन एवेलुएट द एफिकेसी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और इसी के थ्रू जो है ना आप हेल्थ सर्विसेज की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी को आप मालूम कर सकते हो इस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के थ्रू। बेस्ट मेथड फॉर स्टडिंग कॉजल रिलेशनशिप, और कॉजल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें जो है ना दोनों को मालूम कर सकते हो कि हमारे पास जो है ना क्या है, इस काज का इसके साथ की ताल्लुक़ है या नहीं है, क्योंकि आप इंटरवेंशन करते हो, आपके पास एक स्टडी ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दोनों को कंपेयर करके आप रिजल्ट लेते हो, तो कॉजल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीटी या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो एक इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, प्रॉब्लम पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता कि इस पर क्या चल रहा है, ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आपने जो दी हो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है पेशेंट को पता नहीं है, तो ये एक अनएथिकल है कि आप पेशेंट को नहीं बताते, लेकिन उसकी फिर एडवांटेजेस भी हमने बता दी। ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ इंटरवेंशन एंड द ट्रीटेड ग्रुप प्रोविजन ऑफ प्लासिबो, तो ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ इंटरवेंशन इन द ट्रीटेड ग्रुप प्रोविजन ऑफ प्लासिबो, इसमें जो आप प्लासिबो की प्रोविजन होते हैं और वो जो ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट, एथिकल प्रॉब्लम एक उसमें होता है एडवर्स इफेक्ट की वजह से, दूसरा इंटरवेंशन की वजह से एथिकल प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसमें कौन सी इंटरवेंशन हो रही है, कौन सी एक्सपेरिमेंटेशन उस पर हो रही है। ओके, प्रोविजन ऑफ प्लासिबो, प्लासिबो का जो ट्रीटमेंट उसमें होता है, तो प्लासिबो भी पेशेंट के लिए जो है ना ये कि अनएथिकल है कि पेशेंट को ये पता नहीं चलता कि मुझे ओरिजिनल टैबलेट्स दी गई या मुझे जो है ना प्लासिबो दिया गया। रिलेटिवली एक्सपेंसिव, और ये प्रोसीजर जो है ना रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आपने क्या करना होता है, आपने इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है, इंटरवेंशन का फिर आपने फॉलो अप करना होता है, तो ये सारी प्रोसीजर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ओके, ये था आज का हमारा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन में कैसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।